So the first point written in your notes about the electromagnetic radiation is the oscillating charge particles will generate electric field and the magnetic field which are perpendicular to each other, and the propagation of a wave, मतलब जो wave propagate कर रही है, जो wave move कर रही है, the propagation of a wave is also perpendicular to both. मैथमेटिक्स में इतना तो आपने पढ़ा है कि x, y and z axes are mutually perpendicular to each other. This is x axis, this is y axis and this is z axis. These are mutually perpendicular to each other, right? हमारे पास ये है x axis, ये है y axis और ये है z axis, which are mutually perpendicular to each other. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अबाउट द नेचर ऑफ द लाइट, कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वेव, दे विल जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड which are perpendicular to both, and the propagation of a wave is also perpendicular to both. जब भी कोई चार्ज पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वो वेव की फॉर्म में वाइब्रेट कर रहा है, वेव की फॉर्म में मूव कर रहा है. और जब कोई भी पार्टिकल मूव करता है जिस पर चार्ज हो, तो वो मूव करते करते इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, which are perpendicular to both. Electric field and magnetic field are perpendicular to both, and both of them are perpendicular to the propagation of a wave. Propagation of a wave. Propagation means moving. Propagate करना, move करना. Wave is moving in the x-axis. During the motion of the particles, electric field is generating along y-axis. Magnetic field is generated along z-axis. And both electric and magnetic field are perpendicular to each other. And the propagation of a wave is also perpendicular to both. The first point हमारा यही है कि the oscillating charge particles during their oscillation will generate electric field and the magnetic field which are perpendicular to both, and both of them are perpendicular to the propagation of a wave. तो देखो मैंने इसको ड्रॉ कैसे किया है थर्ड फिगर में. एक्स एक्सिस में मैं आपको दोबारा से ड्रॉ करके बता देती हूँ. इधर देखिएगा, ये हमारे पास वेव है जो एक्स एक्सिस में मूव कर रही है. वेव इज प्रोपेगेटिंग इन द एक्स एक्सिस. और ये मैंने ड्रॉ किया कि वेव की जो प्रोपेगेशन है अलोंग द वाई एक्सिस. आपको पता है ना बेटा कि ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस. तो ये जो वेव मूव कर रही है, ये कौन सी डायरेक्शन में कर रही है मूव? वाई एक्सिस. मतलब ये प्रोपेगेशन है वेव का अलोंग द वाई एक्सिस. देन व्हाट इज द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव इन द जेड एक्सिस? ये जेड एक्सिस है, ये वाली, तो मैं यहीं से मूव करा रही हूँ. देखो ये जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस. दिस इज द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव अलोंग द जेड एक्सिस. अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो ध्यान से देखिए. ये वाली जो वेव है हमारे पास, ये हमारे पास ये जो ब्राउन से कलर में नजर आ रहा है, दिस इज प्रोपेगेशन ऑफ अ वेव अलोंग द एक्स एक्सिस. वाई एक्सिस का उन्होंने दिखाया नहीं हुआ है, बट मैंने आपको बता दिया है कि ये वाला जो होगा वो दैट इज अलोंग द वाई एक्सिस. जेड एक्सिस ये था, तो इसमें उन्होंने ये स्लैंटिंग वाली ब्लू से कलर में दिखा दी. ठीक है, दिस इज प्रोपेगेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ रेडिएशन को समझना चाहा, जिसके लिए मेरे पास पॉइंट आया, फर्स्ट पॉइंट इन योर नोट्स, दैट ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स ड्यूरिंग देयर एक्सलेशन, जो ऑसिलेटिंग जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, मतलब जो लाइट का नेचर आप समझना चाह रहे हो, लाइट में जो पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं अंडर द एक्सलेशन, वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर.
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है वाई एक्सिस में और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है जेड एक्सिस में. सो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. एंड द प्रोपेगेशन ऑफ अ वेव जिस एक्सिस में मूव कर रहा है वो कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस. सो द प्रोपेगेशन ऑफ अ वेव इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बोथ. एक्स वाई जेड आर परपेंडिकुलर टू बोथ. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, साउंड वेव्स की तरह साउंड वेव्स को क्या होता है? दे रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रेवल. राइट. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं they do not require any medium to travel. They can move in the vacuum as well. Electromagnetic radiations मतलब लाइट जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, उनको ट्रेवल करने के लिए कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं उनका करेक्टर कैसा है? वेव लाइक करेक्टर. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, जो लाइट है, वो कैसे मूव कर रही है? इन द फॉर्म ऑफ वेव. और कितनी स्पीड से मूव कर रही है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द हाईएस्ट स्पीड with which any oscillating particle can move, and this is known as the speed of light. आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा था कि speed of the light is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. सिमिलरली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ये भी तो लाइट है ना, लाइट की फॉर्म ऑफ एनर्जी है. तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जब मूव करती हैं वो कौन सी फॉर्म में करती है? वेव की फॉर्म में. राइट. और कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रही है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. स्ट्रेस वाला कुछ है नहीं इसमें. सिंपल सी एक चीज मैंने आपको कही कि बोहर के मॉडल को समझने से पहले ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को समझना जरूरी है. जब भी कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है, वाइब्रेट करता है, मूव करता है, तो वो चार्ज पार्टिकल मूव करते करते इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, which are perpendicular to each other, because electric field is along y-axis and magnetic field is along z-axis. And the propagation of a wave कौन सी एक्सिस में घूम रहा है? x-axis. So the propagation of a wave is also perpendicular to both. वो दोनों के perpendicular है. Right? सेकेंड पॉइंट हमने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ट्रेवल करने के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती. अब माइक्रोवेव्स आप घर पे यूज़ करते हो ना, माइक्रोवेव में क्या उसको कोई मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए? नहीं. आप फ़ोन पे बात करते हो, इज़ इट रिक्वायर्ड एनी पर्टिकुलर मीडियम टू ट्रेवल? नो. आप रेडियो सुनते हो, इज इट रिक्वायर एनी मीडियम ऑफ ट्रेवल? नो. दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल. ओके. थर्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का नेचर कैसा है? किस फॉर्म में वो मूव कर रही है? इन द फॉर्म ऑफ वेव. राइट. जो रेडिएशंस में जो पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, दे आर ऑसिलेटिंग इन द फॉर्म ऑफ wave. That means electromagnetic radiations possess wave-like character and it is traveling within speed of 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो अभी तक मैंने सिर्फ आपको बहुत बेसिक से टर्म समझाई है. That is electromagnetic radiations possess wave-like character and they travel with the speed of light. Okay? अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है, that is electromagnetic spectrum. What do you mean by spectrum? क्लास 10th में आप लोग पढ़कर आए हैं फिजिक्स में. वो तो आप सिंपल विबग्योर को आप कहते थे कि स्पेक्ट्रम, जो वाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट होती है, उन 7 कलर्स को आप कलेक्शन को आप कहते थे स्पेक्ट्रम. मैं थोड़ा सा ब्रॉड मीनिंग बताती हूँ आपको स्पेक्ट्रम का. स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. आपको पता है रेड जो विबग्योर में भी आप स्टडी करते हो, हर एक कलर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, अपनी एक एनर्जी होती है. तो अलग अलग एनर्जी, हर किसी की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, यानी कि हर एक किसी की एनर्जी अलग अलग है. और हर किसी की एनर्जी अलग अलग है, तो उन अलग अलग एनर्जी वाली कलेक्शन को, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कलेक्शन ऑफ एनर्जी
is known as spectrum, right? The collection of different forms of energies is known as spectrum. तो सिमिलरली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, हमारे पास बहुत सारे रेडिएशंस हैं. उन रेडिएशंस को मैंने एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर दिया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ. दो चीज़ें उल्टी बोल रही हूँ मैं. अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रही हूँ तो वेवलेंथ कम हो रही है, और अगर वेवलेंथ बढ़ा रही हूँ तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है. इससे पता चल रहा है कि वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर. So can you tell me what is the relationship between frequency and wavelength? You must have studied in the class 10th. Relationship is c, which is speed of the light. क्या होता है? 3 into 10 की power 8 meter per second. What is nu? This is known as nu. इस फैक्टर को हम बोलते हैं nu. Nu is known as frequency. This is lambda. Lambda is known as wavelength. और अगर मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करती हूँ, सो फ्रीक्वेंसी विल कम्स आउट टू बी c अपॉन में लैम्डा. मीन्स फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ. अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ डेफिनेटली कम हो जाएगी. सो व्हाट इज द रिलेशनशिप? दैट c इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा. तो न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा. Frequency is inversely proportional to wavelength. So this is the relationship. Let's come back to the electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum को मैंने क्या कहा? Spectrum क्या होता है? अलग अलग एनर्जीज की कलेक्शन को कलेक्ट कैसे करोगे? पहले कम एनर्जी वाली एनर्जी लाइट, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाली लाइट, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाली लाइट, फिर उससे भी ज़्यादा एनर्जी वाली लाइट. That means different forms of energies, different forms of light radiations are arranged in the increasing order of their frequency और उसके साथ decreasing order of their wavelength. And that particular arrangement of the electromagnetic radiations, electromagnetic radiations का जो एक particular arrangement है, उस arrangement को हम बोलते हैं electromagnetic spectrum. ठीक है, आइए हम स्टडी करते हैं. मैंने एक टर्म सीरीज से याद करानी है आपको. CG, XUV, IMR. उसको यूं ही याद रखना है. CG, XUV, IMR. C cosmic rays, G gamma rays, X X-rays, U ultraviolet, V visible, I infrared, M microwaves, R radio waves. All these different types of electromagnetic radiations which differs from each other, आपस में differ कर रहे हैं in the terms of frequency or wavelength. They are arranged in a particular order in the increasing order of their wavelength. मैंने इनकी wavelength के increasing order में arrange किया है. That is known as electromagnetic spectrum. मतलब रेडियो वेव्स की wavelength सबसे ज़्यादा है और कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ सबसे कम है. तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. CG, XUV, IMR. CG, XUV, IMR. ओके. नेक्स्ट वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेवलेंथ. फटाफट से इसको डिस्कस करते हैं. नॉट सो इम्पॉर्टेंट. वेवलेंथ, अगर जब वेव ट्रेवल करती है तो